Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर वीकली करंट अफेयर सीरीज। हम लोग हर महीने को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम पर वीक जो भी चीजें न्यूज में रही होती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग है, चाहे वो पॉलिटी के रिगार्डिंग है, चाहे कल्चर की रिगार्डिंग है, एनीथिंग जो भी चीजें न्यूज में रहती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उनको हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन के ऊपर बन सकता है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको उसमें से याद रखनी है। तो आज भी हम शुरू करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, विच इज 1st of April to 7th of April। इसमें जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज में रहे होंगे, डेवलपमेंट्स हुई होंगी, बहुत सारी हर चीजों में, उनको हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट है हमारा, इंडिया अचीव्स 100% राइस फोर्टिफिकेशन टारगेट। ये न्यूज में था कि इंडिया ने अपनी तरफ से जितना भी टारगेट बनाया था राइस फोर्टिफिकेशन का, वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय राइस फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन होता क्या है? देखो जनरली क्या होता है ना कि आप कुछ भी चीज खाते हैं, उससे आपको एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी ऐसे ही तरह से फंक्शन करनी शुरू कर देती है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज खाई, राइस है या व्हीट है या मिल्क है, कुछ भी है, उसमें अगर विटामिन और मिनरल्स की कमी है, हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मिल्क, दूध पीने से जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, ये सब मिलता है। बट आपने देखा होगा बहुत बार ना ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कैल्शियम की अमाउंट कम होती है, फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो चीज नुकसानदायक है हमारे हेल्थ के लिए। तो कोशिश ये रहती है कि जो भी चीज आप खाएं उसमें विटामिन, उसमें मिनरल्स, उसमें जितनी भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हो। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जब आप उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसे आप धान के पौधे से जब राइस निकाल रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आप उसमें जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो ऐड कर देते हैं। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज फोर्टिफिकेशन। उसे हम कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, कि अगर हम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये चीज अगर कर रहे हैं तो, और वो जो चीज है उससे जो भी पर्सन राइस खाएगा उससे उसको काफी एनर्जी मिलेगी, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। बॉडी में एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए जो विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिलेगी, है ना। तो ये हम चाहते हैं। तो राइस हमने पहली बार यूज किया है बिकॉज राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ इंडिया। इंडिया में हमें लगता है कि बहुत लोग गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, बट ऐसा नहीं है। पूरा अगर आप इंडिया देखोगे तो राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ इंडियंस। तो हम लोगों ने इसीलिए ऐसा किया है कि राइस चूज किया है, और हम लोगों ने इसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 में ऑब्वियसली डिवाइड किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा पूरा इंडिया है, उसमें एक ही झटके में, एक ही साल में पूरा राइस फोर्टिफिकेशन तो हम नहीं कर सकते। तो वी नीड सम टाइम। इसीलिए हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशनल स्ट्रेटेजीज को ठीक ठाक करने के लिए, एफिशिएंसी से काम करने के लिए पूरे इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि हम फेज 1 में इतने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेंगे, फेज 2 में इनको करेंगे, फेज 3 में इनको करेंगे। न्यूज में इसलिए था क्योंकि फेज 2 में जितना टारगेट हम लोगों ने सोचा था वो सारा हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब फेज 3 पर आएंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो कि राइस कंज्यूम ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू व्हीट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इसमें कि जो मिड डे मील स्कीम होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी बच्चा स्कूल में आता है, दोपहर का खाना उसको हम खिलाएं ताकि न्यूट्रिशन भी उसको मिले, पढ़ाई भी उसकी हम करवाएं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो उसमें अगर आप बच्चों को चावल खिला रहे हैं, राइस खिला रहे हैं, तो वो राइस कैसा हो, फोर्टिफाइड राइस हो, वो हम दें। साथ में जितने भी हमने स्कीम चलाई हुई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें हम जितने पुअर लोग हैं उनको 3 रुपीज पर केजी राइस, 2 रुपीज पर केजी व्हीट, 1 रुपीज पर केजी कोर सीरियल्स जो ये देते हैं, इनको भी हम फोर्टिफाइड फॉर्म में ही दे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, TPDS स्कीम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हम करना चाहते हैं और हमने ये अचीव भी कर लिया है फेज 2 में। तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या होती है ये हम लोगों ने देख लिया। वेरियस विटामिन, वेरियस मिनरल्स, फॉर एग्जांपल विटामिन A, D, आयरन, आयोडीन, जिंक, तो वो सब हम अगर ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो क्यों न्यूज में था, कैसे इसको अचीव किया गया, और ये फसाए ने बोला है। फसाए एक बॉडी है आपका जो पूरा का पूरा देखती है फूड, कि फूड अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, फूड में कोई मिलावट तो नहीं है, ड्रिंक्स में कोई मिलावट तो नहीं है। तो वो सब रेगुलेशन करने का पूरा काम फसाई के पास है। दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्टैट्यूटरी बॉडी है, पावर्स काफी ज्यादा है इसके पास।
तो कोई भी कंपनी अगर धांधली करते हुए पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ पेनल्टीज डिसाइड करने का हक भी इन्हें है। ठीक है, तो इन्होंने ही राइस फोर्टिफिकेशन के लिए भी आगे आवाज उठाई है और इसी को ही आगे फिर कंटिन्यू करके टारगेट को हम लोगों ने अचीव किया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। देखिए रिपोर्ट है, किसी ने तो पब्लिश की होगी, और क्यों पब्लिश की होगी, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे, वो देख लेते हैं। जस्टिस रिपोर्ट है बेसिकली कि पूरे इंडियन स्टेट्स में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर लोगों से अगर गलत होता है तो वो केस कर सके, उनका जो केस है वो बहुत पेंडिंग ना रह जाए कि बहुत ज्यादा पेंडेंसी है कि आज अभी डेट आई है फिर 3 महीने बाद की एक डेट है, तो बहुत ज्यादा पेंडेंसी के चक्कर में क्या ना जस्टिस खत्म हो जाता है। कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि एक तो ये चीज, दूसरा कि आपको ज्यादा पैसे तो नहीं खिलाने पड़ रहे हैं वकीलों को, जो जज है वो सही तरीके से आपके केस की सुनवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो क्लर्क्स हैं, जो पूरा एक माहौल है कोर्ट्स का उसमें आपको सही ढंग से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो जस्टिस है जिसमें हम सारा ये प्रिजन, जुडिशरी, आपके सारे लीगल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि अगर आप गरीब हैं तो क्या आपको फ्री में सरकारी वकील प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, तो वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर की जाती हैं। इसी रिपोर्ट के हिसाब से आपको पता लगता है फिर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें काफी जस्टिस हम प्रोवाइड कर चुके हैं और जिसको हम एक एज ए मॉडल स्टेट मान सकते हैं कि बाकी पूरे स्टेट्स भी आप इसको कॉपी कर लीजिए तो ठीक रह जाएंगे, तो बाकी स्टेट्स भी इनको कॉपी कर सकें, जस्टिस पूरे इंडिया में फैले। तो वो एक रिपोर्ट है जो पब्लिश की जाती है बाय टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं बट इनिशिएटिव है आपका टाटा ट्रस्ट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि पहली बार पब्लिश की गई थी 2019 में, रिसेंट की रिपोर्ट है। वैसे ये जस्टिस हमें बहुत सालों से चाहिए है, जब से अब ह्यूमन है, ह्यूमन राइट्स हैं, राइट्स की वायलेशन है तो अल्टीमेटली जस्टिस नहीं है। तो लेकिन ये रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है दैट इज 2019 का इनिशिएटिव इटसेल्फ। आपको पता हो कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, कि सारे पैरामीटर्स हैं ये पुलिस कि आपको विदाउट वारंट पुलिस स्टेशन में ना रखा जाए, आपको आपके ही खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर ना किया जाए, लाइक सैंपल्स है ना, ब्लड टेस्ट हो गए है ना, तो ये सारी चीजें ना फोर्स की जाए। तो वो सब जो चीजें हैं ये इस रिपोर्ट में देखा जाता है कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टेट बुरा कर रहा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटका जो है वो सबसे टॉप पर है कि इन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी जो जस्टिस है उसको काफी ज्यादा हद तक लोगों तक पहुंचाया है। तो कर्नाटका जो है फर्स्ट नंबर पर है, तमिलनाडु आपका सेकंड पोजीशन पर है। आपको टॉपर्स पता हो, आपको पता हो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, आपको जो बॉटम स्टेट है वो पता हो, जिसमें आता है यूपी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज रैंक्ड एट 18। और पिछले 2 सालों का डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया, तब जाकर हमने ये बताया है कि कर्नाटका फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है, यूपी 18 नंबर पर है। तो एक डेटा रिसर्च की गई बाय टाटा ट्रस्ट, तब जाकर ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो आपको इस रिपोर्ट का मकसद, इस रिपोर्ट के पैरामीटर्स और इस रिपोर्ट में दी गई जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह को अभी रिसेंटली 100 साल हो गए हैं, इसीलिए न्यूज में था ये अप्रैल वाले मंथ में ही। अब अगर हम देखें कि वैकोम सत्याग्रह था क्या, तो 1923 के आसपास केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि किंगडम ऐसा था जिसमें अपर कास्ट को बहुत राइट्स थे और लोअर कास्ट को बहुत ज्यादा राइट्स नहीं थे, बहुत ज्यादा के बिल्कुल ही राइट्स नहीं थे। कि आप कह लीजिए कि ये टेम्पल है, इसमें पूजा करने का हक सिर्फ अपर कास्ट को है, यहाँ पर एंट्री अलाउड ही नहीं है लोअर कास्ट की। और ये छोड़ो टेम्पल ही नहीं, टेम्पल से लगे जितनी भी रोड्स है ना, जितनी रोड्स टेम्पल को आती हैं वहां पर भी जो लोअर कास्ट है वो जा नहीं सकती। इतना ज्यादा प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट था कि लोअर कास्ट इज पोल्यूटेड एंड अपर कास्ट इज प्योर। तो ये सब जो चीजें हैं ये धीरे धीरे के खिलाफ प्रोटेस्ट उठाया गया कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है ना। अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स को आप इक्वली ट्रीट करें, और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट जस्टिफाइड। तो इसीलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गांधी जी ने सपोर्ट किया। के कलप्पन जो थे, ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर इन दिस वैक्यूम सत्याग्रह। इन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। गांधी जी फिर अल्टीमेटली यहाँ पर आए, उन्होंने बातचीत करी बहुत सारे वेरियस कास्ट ग्रुप के लोगों से, और तब जाकर एक
ऐसा माहौल रहा जिसमें लोगों को अलाउ कर दिया गया कि हाँ आप भी टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। तो वो सब जो रूल्स थे कास्टिज्म वाले वो सब तोड़े गए। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था बाय दिस वैक्यूम सत्याग्रह। और अल्टीमेटली लास्ट में जो आपका 1936 में एक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन साइन किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि सभी जो लोग हैं वो अल्टीमेटली टेम्पल्स में एंट्री कर सकते हैं। शुरू 1923 में हुआ था ये, 25 में आते आते इसको विड्रॉ कर लिया गया था कि 2 साल तक प्रोटेस्ट किया है, लोगों ने विश्वास दिलाया है कि हाँ हम लोग ठीक ठाक इसको अब कर लेंगे, कास्टिज्म बिलीफ ज्यादा नहीं रखेंगे। तो बहुत लोगों ने इसको मान लिया, बहुतों ने अभी तक नहीं भी माना था। बिकॉज होता क्या है कि जो रिलीजन है या फिर जो ये कास्टिज्म है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, तो कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। बिकॉज पीपल एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया उनको ये सब करते करते, 2 साल हो गए। और अल्टीमेटली 25 से लेकर 36 तक ये 11 साल और आप ऐड कीजिए, क्योंकि 11 साल के बाद टेम्पल में एंट्री का जो आपके लोग की ग्रीन सिग्नल था वो मिला था इन लोगों को। तो थोड़ा सा अगर हम मूवमेंट की तरफ देखें तो पहले मूवमेंट शुरू होता है, लोग उसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का तो जो प्रोटेस्ट है वो एक मूवमेंट बनता है, और धीरे धीरे करके सभी लीडर्स अगर ऐड होते हैं अल्टीमेटली तब जाकर जो डिमांड्स होती हैं उनको हम पूरा करवा पाते हैं। और वो भी तब जब मूवमेंट आपका कंटिन्यूस चल रहा है। बीच में अगर आपने डिले कर दिया तो फिर दोबारा से चीजें नई से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये न्यूज में था, 100 साल इसको पूरे हो गए थे, तो इसलिए काफी ज्यादा इसको पढ़ने की हमें जरूरत है। इसके लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए, ये सत्याग्रह क्या था ये पता होना चाहिए। विदाउट एनी हथियार, विदाउट एनी वायलेंस ये जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था कंडक्ट, और अल्टीमेटली जो राइट्स हैं वो दे दिए गए थे टू लोअर कास्ट पीपल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इनटेक रिडक्शन, WHO। देखिए जनरली हम लोगों को पता है कि जो ज्यादा नमक खाने से बीपी की दिक्कत हो जाती है हमारी बॉडी में। अगर आप नमक ज्यादा खाओ तो बीपी बढ़ जाता है। जैसे ही किसी का बीपी लो होता है उसको नमक का पानी पिलाते हैं। तो क्यों पिलाते हैं? बिकॉज नमक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर। तो लेकिन बहुत ज्यादा नमक भी बहुत हानिकारक होता है सेहत के लिए। WHO ने बोला है कि आपको दिन का 5 ग्राम नमक खाना है, लेकिन हम लोग खा कितना रहे हैं? अराउंड 11 ग्राम। तो डबल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं जितना लिमिट होनी चाहिए। इसीलिए WHO की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें ये बोला गया कि जो अमाउंट है सॉल्ट की वो कम से कम हो अगर आप हाइपरटेंशन या फिर और जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिपोर्ट है वो अल्टीमेटली किसने रिलीज करी थी, तो WHO का आंसर रहेगा आपका। और साथ में ये अगर पूछते हैं कि टारगेट क्या है, करना कैसे चाहते हैं, कि ठीक है सॉल्ट इनटेक कम करना है बट कैसे करें, कुछ तरीका तो पता होगा हमें। तो तरीका ये है कि 2025 तक आते आते हम लोगों ने 30% से अपना जो सॉल्ट कंजप्शन है वो कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी हम लोग दिन में खाते हैं 100 ग्राम सॉल्ट, तो उसको हम 25 तक आते हैं तो 70 ग्राम कर दें। तो बाय 30% है कि 30% से हम कम कर दें उसे। तो दैट इज द टारगेट। बट ये जो टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया है ना, इस पर हम प्रोग्रेस ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे इतने अच्छे नहीं आ पा रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि लोगों ने कोशिश नहीं करी, इंडिया ने कोशिश नहीं करी, गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं करी, करी है कोशिश। और कोशिश करने का एक परिणाम ये है कि हम लोगों ने बहुत इनिशिएटिव निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट राइट इंडिया कैंपेन, आपका आज से थोड़ा कम कैंपेन, दोनों फसाइने निकाले हैं जिसमें सॉल्ट कंजप्शन के बारे में लोगों को समझाया जाता है। जैसे अभी तो जो बच्चे तैयारी कर, उनको तो मैंने बता दिया कि हाई सॉल्ट इनटेक से ये प्रॉब्लम होती है। जो तैयारी नहीं कर रहे, जो अखबार भी नहीं पढ़ते, जो बस अपना काम कर रहे हैं लाइफ में, वो उनको नहीं पता होती सब चीजें ये। तो उनको बताओ कि अवेयर करना है आपको कि सॉल्ट कम इनटेक करें, है ना। किडनी ठीक रहती है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, गुस्सा कम आता है, लड़ाइयां कम होती है एक दूसरे के साथ। तो अगर सॉल्ट कम लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी। इसी के लिए ईट राइट इंडिया कैंपेन की सही खाओ, सेफ खाओ, अफोर्डेबल एक्सेसिबल खाओ। और आज से थोड़ा कम कैंपेन है जिसमें हम सॉल्ट की ही बात कर रहे हैं कि आज से ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि आपको आटे में नमक चाहिए, आपको रोटी उसके बिना अच्छी नहीं लगती। अगर एक दिन से किसी ने नमक नहीं डाला तो पता लग जाता है कि नमक नहीं आज आटे में। तो आप ऐसा ना करो, आप करो आज आपने आटे में नमक थोड़ा सा कम लगा दिया पिछले बार के मुकाबले, अगले दिन थोड़ा सा और कम, धीरे धीरे और कम हो गया, तो टेस्ट बर्ड्स ना हल्के से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको पता लगता है कि इसमें नमक है कि नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग से हम खेलें अपने और चीजों को ठीक करें।
तो आज से थोड़ा कम, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ कम करेंगे और अल्टीमेटली फिर जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे कैंपेन्स FSSAI के द्वारा रिलीज किए गए हैं बिकॉज ऑफ हाई सॉल्ट इनटेक इन इंडियंस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल मैरीटाइम डे। हर साल 5 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। देखो मैरीटाइम होता है बेसिकली आपका समुद्र वाला एरिया, बहुत चीजों के लिए यूज कर सकते हैं इनमें से। जैसे मान लो कि समुद्र के जो तलछट है उसमें काफी सारे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको टूरिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए चीजें बढ़िया दिखती हैं यहाँ पर मैरीटाइम वाले एरियाज में, है ना। तो बहुत ब्लू इकोनॉमी को हम प्रमोट कर सकते हैं कि एक्वाकल्चर कर लिया, फिशिंग कर लिया, सी फूड को प्रमोट कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि मैरीटाइम वाले एरिया को हम बढ़िया से मेंटेन करके रखें तो देयर शुड बी अवेयरनेस कैंपेन कि मैरीटाइम डे हम मनाते हैं और हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पर भी काफी सारे शिप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, सो दैट कोई एक कंट्री किसी भी एक नेशन की टेरिटरी में आकर हेजीमनी ना एस्टैब्लिश कर सके अपनी। तो इसी के लिए हम मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। कब क्यों मनाते हैं इसे? क्योंकि इस दिन ही मुंबई से लंदन एक भेजा गया था कमर्शियल वेसल जिसका नाम था SS लॉयल्टी, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन वेसल जो है वो किसी और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से किसी और कंट्री में गया था। तो फर्स्ट आप कह लो कि इंडियन कमर्शियल वेसल हम लोगों ने भेजा था। थीम क्या है इसकी कि मैरीटाइम डे ठीक है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन थीम क्या है? थीम है हम लोगों ने सारी क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग एस्टैब्लिश कर रखी है कि प्रोपेलिंग इंडियन मैरीटाइम टू नेट जीरो। आप कुछ भी करो मैरीटाइम वाले एरिया में, टूरिज्म को प्रमोट करो, एक्वाकल्चर को प्रमोट करो, ट्रेड को प्रमोट करो, कुछ भी करो, लेकिन आपने कार्बन को एमिट नहीं होने देना। कार्बन एमिट कम होगा तो अल्टीमेटली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम होगी, क्लाइमेट चेंज भी कम होगा। तो वो सब चीजों का ध्यान रखने के लिए जो थीम है वो पर्टिकुलरली यहाँ पर ये रखी गई है। और मैरीटाइम डे है तो कौन मनाता होगा इसे? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, पानी वाली मिनिस्ट्री है। डिफेंस तो नहीं बनाएगी। तो ब्लू इकोनॉमी हो गया, सारी जितनी भी हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी है उन सब के लिए दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल। कब मनाते हैं, थीम क्या है और बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, ये हल्का सा अपने को आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं GI टैग फॉर लद्दाख वुड कार्विंग। देखो जरा कि मतलब एक लकड़ी है, ये लकड़ी पर कार्विंग की हुई है, मतलब कितनी अच्छी चित्रकला, कितनी अच्छी कलाकारी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतनी फाइन कार्विंग्स। तो इतना अगर फाइन कार्विंग है तो इसकी वैल्यू भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि ऐसी चीज को एग्जिस्ट करती है। इसके लिए हम इसलिए देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कि इस जगह पर ही ये जो चीज बनती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो आपने अगर कोई चीज बेचनी भी है तो आपने सेम नाम से बेचनी कि लद्दाख की वुड कार्विंग है ये। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वुड कार्विंग खरीदो और लद्दाख से लेकर आ गए और आपने बोल दिया कि मैंने खुद बनाई है ये, ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए एक ही जगह की पर्टिकुलर वैल्यू को प्रमोट करने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए जाते हैं हर 10 साल के लिए। 10 साल के बाद अगर आप रिन्यू करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। अगर लगता है कि अभी भी इसकी वैल्यू बनी हुई है, इसका जो आप कह लीजिए कि सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं, तो आप इनको दोबारा से GI टैग में शामिल कर लेना। तो अभी रिसेंटली लद्दाख की वुड कार्विंग्स को GI टैग दिया गया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हर घर में पाओगे ये। जैसे लद्दाख वाले एरिया में, घर वगैरह वाले एरिया में, मोनेस्ट्रीज वाले एरिया में आपको वुड के ऊपर कार्विंग देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली हम लोगों ने किस में देखी है? रॉक के ऊपर कार्विंग देखी है ना। जैसे कोई भी शिलालेख हम लोगों को मिलते हैं कि इंस्क्रिप्शन से लिखी हुई है और कोई भी शेप का स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, वो रॉक के ऊपर कार्विंग्स होती हैं। वुड की कार्विंग्स पहली बार लद्दाख में देखी थी और इसीलिए इसको GI टैग भी दिया गया था। और इसके साथ साथ जो बनारसी पान है उसको भी GI टैग मिल गया है। मतलब बनारसी पान वैसे ही फेमस नहीं है इतना, क्योंकि वहां पर इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। तो आप रेसिपी सेम ले लो और आप बोल दो कि तो उड़ीसा का पान है, तो दैट इज इलीगल। बनारस का ही पान है, बनारस के पान के बनने की प्रक्रिया से ही आपने वो पान बनाया है और आपने बनारसी पान बोल के ही बेचा है, तभी तो बनारस का नाम होगा, तभी तो ज्योग्राफी उस जगह की फेमस होगी। और इसी के लिए जैसे उत्तर प्रदेश ने काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी शुरू करी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है और बेचना है। और दिस इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव जिससे काफी फायदा पहुंच रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ऑब्वियसली। तो उस इनिशिएटिव के तहत जो बनारसी पान है
उसको दिया गया है जीआई टैग। इसके साथ साथ आप कह लो कि ये बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर का बंटा जब हम पीते हैं, आदम चीनी राइस है, इन सब को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दो है जो है वो मिले हुए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग हैव रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो पता होता है कि ये सुना सुना सा है कहीं। वुड कार्विंग लद्दाख की है, दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग की वेस्ट बंगाल वाले एरिया की है। तो वैसे नाम पता लग जैसे हो जाता है कि रसगुल्ला जो है वो उड़ीसा का है कि वेस्ट बंगाल का है। होमवर्क है आप लोगों के लिए कि उड़ीसा को मिला है या वेस्ट बंगाल को मिला है रसगुल्ले के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे जो भी चीजें न्यूज में रहती हैं ध्यान होनी चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। सबसे पहली बात तो क्रायोजेनिक क्या होता है और फिर वो जो इंजन है वो 3D प्रिंट कैसे होता है, दोनों काम की चीजें हैं। क्रायो का मतलब होता है विद वेरी वेरी लो टेम्परेचर। जैसे कि आप कहो कि आपने कोई भी व्हीकल यूज करना है, उसमें तो पेट्रोल होगा या डीजल होगा, यही है फ्यूल हमारे। लेकिन आपका एक और इंजन है जो बिजली, जो आपका ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, वो चलता है क्रायोजेनिक मटेरियल से। कैसे? जैसे मान लो कि क्रायोजेनिक का मतलब मैंने बताया आपको कि विद वेरी वेरी लो टेम्परेचर। आपने कोई भी जो गैस है उसका टेम्परेचर और बिल्कुल कम कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि पानी से पानी की वेपर्स कब बनते हैं? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो वेपर से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया है तो गैस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। द गैसेस आर लिक्विफाइड। इस इंजन में आपने रख दिया इन्हें, और जब आप इग्निशन शुरू करोगे, ये जो बर्निंग होगी उससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का। जब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वो अल्टीमेटली लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। और गैस जब बढ़ेगी तो वो एक्सपैंड करेगी। जब इसको जाने के लिए जगह कहीं नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली वो एग्जॉस्ट के थ्रू नीचे निकलेगी। एग्जॉस्ट के थ्रू नीचे निकली और रॉकेट कहाँ गया? ऊपर गया आपका। ये तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। विद एवरी इक्वल एंड विद एवरी इक्वल एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर गैस नीचे की तरफ जाएगी तो अल्टीमेटली जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड क्रायोजेनिक इंजन, जहां पर हम गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब इग्निशन शुरू करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस बन जाएगी, और जब गैस बन जाएगी तो एग्जॉस्ट की फॉर्म में वो नीचे निकलेगी और अल्टीमेटली जो रॉकेट है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्रायोजेनिक का तो ये मतलब हो गया। 3D प्रिंटेड क्या है? 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है उससे चीजों को बनाने में जो हम प्लास्टिक और पॉलीमर्स का यूज करते हैं 95% तक मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये जो 3D प्रिंटिंग है कि आप लेजर के थ्रू जो चीजें बना रहे हैं अल्टीमेटली, और आप उसको यूज भी कर सकते हैं, तभी तो हम उसको यूज भी कर पा रहे हैं। तो दोनों ही चीजें पता होंगी क्या है ये सारी। न्यूज में है कि अब इंडिया का जो प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, इसने अभी नया ही अपना क्रायोजेनिक इंजन स्टैब्लिश किया है जिसका नाम है धवन 2। सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो सतीश धवन सर का नाम है, धवन 2 के नाम से इसको रखा गया है। जनरली अब है क्या ना, इसमें इंडिया में स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल होते हैं, जैसे मान लो कि PSLV की हम बात करते हैं, GSLV की बात करते हैं, ये सब करता है इसरो। इसरो इज ए पब्लिक एजेंसी, सरकार की कंपनी है, सरकार का एक पार्ट है। अगर हम चाहते हैं कि स्पेस में सिर्फ गवर्नमेंट का ही वर्चस्व ना बना रहे, प्राइवेट कंपनीज भी आए, इसके लिए हमने इनको थोड़ा सा प्रमोट किया है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई भी जो इंजन है, कोई भी जो रॉकेट है वो बनाया है जिससे कि हम लोग सैटेलाइट्स को ऊपर स्पेस में भेज सकते हैं। और वो भी कौन था? ये आपका स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ही था। अब उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बना दिया कि व्हीकल भी हमारा होगा, इंजन भी हमारे होंगे, सब चीजें हमारी हैं, तो नाम अच्छा बनेगा फिर उससे। तो इसका धवन 2 नाम है। और उनका जो व्हीकल है, जैसे व्हीकल में आप कह लो कि फ्यूल डलता है ना, तो व्हीकल का नाम है विक्रम 2 और जो इंजन है उसका नाम है धवन 2। दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखेंगे। न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले विक्रम S जो रॉकेट है, मतलब जैसे आप कहो ना कि विक्रम S, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, ये पूरी सीरीज है कि पहला एक व्हीकल है जिसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, जिससे सैटेलाइट्स को हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो वो पहला विक्रम S है, वो भी इन्होंने ही लॉन्च किया था, तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में ये कंपनी रहती है। विक्रम S कर दिया, विक्रम 1 कर देंगे, फिर 2 कर देंगे, तो अल्टीमेट 2024 तक का टारगेट है हमारा ये। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे थोड़ी सी।
क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन अब इसमें ये आता है कि जो ये इंजन है इसमें कौन सी गैस आप लोग लिक्विफाई करी हुई है। जैसे अगर हम बात करें ना जीएसएलवी की, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हम लोग ना बहुत सारे हेवी वेट के जो सारे के सारे सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम रिलीज करते हैं स्पेस में। इसीलिए हम इसमें ना 3 स्टेज यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है, सेकंड जिसमें लिक्विड फ्यूल होता है, और थर्ड जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल होता है ना। तो ये तो इसरो बनाता है सारा का सारा, सैटेलाइट्स हैं ये वाली सारी की सारी। तो उसमें हम यूज करते हैं ये लिक्विफाई ऑक्सीजन एंड लिक्विफाई हाइड्रोजन। ये गैसेस को लिक्विफाई कर लिया और अल्टीमेटली जब ये गैस बनेगी तो अल्टीमेटली एग्जॉस्ट निकलेगा और रॉकेट ऊपर जाएगा। वैसे ही इनमें यूज किया गया है लिक्विड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, नॉर्मली हम मीथेन की बात करते हैं ना हमेशा, चाहे वो कंप्रेस्ड हो चाहे वो लिक्विफाइड हो, दोनों है तो नेचुरल गैस ही है, तो CH4 ही। तो CH4 को हम स्टोर कर रहे हैं इसमें। और वैसे ही पता है हमें CH4 इज अ कंबस्टिबल गैस, जो कि जिसमें आग इजीली लग जाती है, जो अल्टीमेटली बाहर निकलेगी तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो LNG और ऑक्सीजन लिक्विड हम लोगों ने एज ए प्रोपेलेंट यूज करी। तो मीथेन एंड ऑक्सीजन दोनों ही लिक्विफाइड फॉर्म में हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन में यूज करी हैं। हम कौन है, हम स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी वाले हैं, ठीक है। और नाम क्या है इस इंजन का, धवन 2 नाम है। किस पूरे व्हीकल पर इस इंजन को फिट करेंगे उसका नाम क्या है, विक्रम। वो 1 to S जो भी है वो देख लेंगे। अगर हम देखें इसमें तो ये सारी की सारी सीरीज है आपकी, विक्रम S, फिर विक्रम 2, फिर विक्रम 3। ऐसे कर करके विक्रम 2 जो है आपका रॉकेट 2024 तक हम लोगों ने तैयार करने की कोशिश करी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट कंपनी जो साउथ एशियन पूरे नेशंस में एक रॉकेट लॉन्च करेगी किसी स्पेस वाले एरिया में। तो आपको बस ये पता होगी क्रायोजेनिक क्या होता है, इसरो क्या करता है जनरली, इससे अलग कैसे है स्काई रूट एरोस्पेस, और बाकी सब चीजें क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, नाम क्या है, थोड़े से फैक्ट्स क्या है, और कंसेप्ट पीछे का पता होना चाहिए अपने को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, पत्तानम साइट है एक, पत्तानम साइट मिली है एक, जिससे मान लो केरला वाले एरिया में एक जगह है ये। नॉर्मली हम हरियाणा, पंजाब, यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के सारे टाउन्स मिलते हैं ना। हरियाणा में राखीगढ़ी चले जाओ, गुजरात में लोथल वाली साइड चले जाओ, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि खंडर से एरियाज हैं। मतलब बहुत सालों पहले यहाँ पर लोग रहते होंगे वो अलग बात है, लेकिन अब तो खंडर है वो। तो उनको हम लोगों ने माइन किया है, खुदाई करी है हम लोगों ने, तब जाके पता लगा है कि टाउन ऐसा एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही ना हम लोग हर जगह पर खुदाई करते रहते हैं और हमें नई नई चीजें पता लगती रहती है कि हमसे पहले जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, उनका स्टाइल क्या था, कल्चर कैसा था उनका, वो सब चीजें जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऐसी ही जो जगह पत्तानम साइट आपको केरला में मिली है, जो ये माना जा रहा है कि अर्बन सेंटर था ये भी। जैसे क्या होता है ना कि अर्बन एरिया में बहुत सारी जो ड्रेनेज पैटर्न है वो सही बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती है, कुछ पैटर्न होता है चीजों के रहने का। रूरल में क्या होता है, पैटर्न नहीं होता, जहां पर जगह मिलती लोग वहां घर बना लेते हैं, कहीं पर खेत होते हैं। तो अर्बन एरियाज में प्रॉपर होता है कि ये ऑक्यूपेशन भी होता था, ये ट्रेडिंग भी होती थी, लोग ऐसे घरों में रहते थे, लोगों की ऐसे ड्रेनेज पैटर्न हुआ करते थे। तो अर्बन सेंटर के तौर पर जो पत्तानम साइट है ये धीरे धीरे अभी डेवलप हुई है, जो माना यह जाता है कि 5th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक ये टाइम पीरियड में यहाँ पर लोग रहे होंगे। तो जैसे हड़प्पा साइट है ना कि हमने बोला कि 4000 साल पहले लोग यहाँ पर रहते होंगे, वैसे ही ये 5th सेंचुरी BC की हम बात करें तो सेम टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। मतलब इसमें ये 5 सेंचुरी BC और 5 सेंचुरी AD के बीच का ये जो टाइम है, 10 सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अब ये आता है कि अब इसका फायदा क्या है क्या ये फायदा इसका ये है, और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसमें क्या चीजें मिली हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई भी चीज मिली है, आपको माला मिली है, तो आप इससे अज्यूम करते हो ना कि लोग माला पहनते होंगे, लोग पूजा करते होंगे। कोई मूर्ति मिले तो पता होता है कि हाँ मूर्ति पूजा भी होती होगी। पॉट्स मिले हैं, पॉटरीज मिली हैं, आपको पता चलता है कि हाँ लोग जो है इन चीजों को यूज करते थे पानी को स्टोर करने के लिए। वेल्स मिलते हैं तो पता लगता है कि जो पानी है वो बहुत दूर दूर हुआ करता था, तो लोगों ने अपने घरों में ही वेल बना रखे थे। तो वो चीजें जो मिलती हैं उससे हम अज्यूम कर पाते हैं कि उस टाइम के जो लोग हैं वो कैसे रहते होंगे। तो वही चीज अपने को देखनी है इसमें कि एक्सकवेशंस जो हैं उन्होंने ये बताया है कि ठीक है अभी सिर्फ 1% एक्सकवेशंस ही हुई है इसकी, लेकिन इसमें ही हमने कुछ जो अजम्पशंस हैं वो करी है।
जैसे इसमें पाया क्या गया है कि इसको हम जैसे मुजीरिस भी कहते हैं। मुजीरिस इज द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ इंडियन ओशन, जिसमें काफी सारे जो कल्चरल प्लस कॉर्पोरेट कमर्शियल जो है सारे चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं इसमें। जैसे अगर आप कहो कि इसका जो ये नेम है मुजीरिस, इट इज बिलीव्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम तमिल वर्ड मुकीरी, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स भी हुई होंगी उस एरिया में, जहां से लोगों को पानी मिलता होगा, लोग उससे जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते होंगे, उन्होंने कोई तरीका निकाल रखा होगा कि रिवर से पानी अपने घरों तक कैसे लेकर आना है। तो दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट जो हमें अज्यूम कर पाते हैं इसमें कि ऐसा रहा होगा। तो आपको बस पता होना चाहिए कि इसका जो नाम है मुजीरिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, द फर्स्ट एम्पोरियम ऑफ इंडियन ओशन, जिसमें कल्चरल प्लस कमर्शियल एक्सचेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं बिटवीन अदर नेशंस एज वेल। और इसके साथ साथ ही आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो चीजें हैं, जैसे आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि जिसमें रिलीजन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जैसे रिलीजन होता है उससे भी रूल्स होते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, पूजा करनी है, पूजा करने का स्थान होगा, टेम्पल जिसे हम कहते हैं। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन्स। तो वैसा कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और ये भी इसमें नहीं देखने को मिला कि कोई भी कास्ट सिस्टम इसमें था या नहीं था, उसके रिगार्डिंग भी नहीं मिला। जैसे हड़प्पा में क्या देखने को मिला था हमें कि ये तो अपर टाउन है जिसमें जो हाइट पर बना हुआ है, जिसमें रिच लोग रहते होंगे। एक लोअर टाउन है जो आपका एरिया है ये, इसमें जो है गरीब लोग रहते होंगे। तो इसे कास्ट सिस्टम का पता लगता है कि हाँ लोअर कास्ट प्लस अपर कास्ट का सिस्टम हुआ करता था। केरला में ऐसा नहीं मिला, इस पत्तानम साइड में ऐसा कुछ नहीं मिला कि ये घर जो है वो बहुत बड़ा घर है, साइड वाले घर बहुत छोटे छोटे घर हैं। तो ऐसा कुछ कास्ट बैरियर्स देखने को नहीं मिले। तो अज्यूम भी हम कर रहे हैं कि नहीं होंगे। कोई भी भगवानों की मूर्तियां नहीं मिली हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है इस टाइम पर नहीं था। कि उस टाइम पर आप कहो कि बहुत सारे मंदिर अगर होते तो हमें पता होता है कि हाँ लोग मूर्ति पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, लोग वर्शिप करते थे गॉड और गॉडेसेस की। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कोई वेपनरी नहीं देखने को मिली। जितने उनके आसपास के टाइम में जितने भी किंगडम्स रहे हैं उन वेपनरी काफी मिली थी, इसमें नहीं मिली हमें। तो एब्सेंस ऑफ वेपनरी है। और कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं रिलीजन वाइज। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सेकुलर इथोस थी इस एरिया में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, कि लोग जो हैं वो ज्यादातर सेकुलरिज्म में बिलीव रखते थे ना कि रिलीजन में। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं अभी ऑन द बेसिस ऑफ 1% माइनिंग विच वी हैव डन। धीरे धीरे और ज्यादा माइनिंग होगी और खुदाई होगी, चीजें और पता लगेंगी हमें, उनका कल्चरल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आना फिर शुरू होगी। तो अभी तक हम इतना ही पता है। तो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पत्तानम जो जगह है वो किस एरिया में मिली है और उसके क्या बेसिकली एविडेंस हम लोगों को देखने को मिले हैं कि ये चीजें ऐसी थी, ये चीजें ऐसी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पेंडिंग डिमांड थी फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से। फिनलैंड की मान ली गई है, अभी स्वीडन की नहीं मानी गई है। तो फिनलैंड बन चुका है 31st कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। नेटो ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1949 में हम लोगों ने बनाई थी। 45 में आप कहो कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो पूरा वर्ल्ड है दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट जो कि यूएसए द्वारा डोमिनेटेड था, एक पार्ट जो कि यूएसए के द्वारा डोमिनेटेड था। दे बिलीव्ड इन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सरकार ही सब कुछ करके देगी आपको। दे बिलीव्ड इन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैसा है, इंडस्ट्री लगा लो। हम तो कुछ नहीं कह रहे आपको, हम नहीं बता रहे कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड 2 भागों में डिवाइड हो गया था। कोई कंट्री यूएसएसआर के साथ था, कोई कंट्री यूएसए के साथ था। यूएसए ने काफी सारी कंट्रीज को अपने साथ में मिला लिया। सेम गोज फॉर द यूएसएसआर के, उसने भी ऐसा ही कर लिया। अगर बाय चांस यूएसएसआर ने किसी भी कंट्री पर अटैक कर दिया, वो कंट्री जो कि यूएसए के साथ है, उसकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, तो वो अटैक सिर्फ उस कंट्री पे नहीं है बल्कि उन पूरे नेशंस पर है जो कि यूएसए के साथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बना रखी है एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। कलेक्टिव डिफेंस की हम बात करते हैं। हम किसी कंट्री को अटैक होने से नहीं बचा रहे, हम पूरी इस आइडियोलॉजी को अटैक होने से बचा रहे हैं। तो अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो सब पे माना जाएगा और सब इकट्ठे बदला लेंगे उसका। तो ये जो है वो यूएसए के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें शुरुआत में 12 कंट्रीज थी
धीरे धीरे करके टोटल 19 और ऐड हो गए, टोटल 31 हो गए अभी फिनलैंड को मिलाकर। तो फिनलैंड इज 31st कंट्री जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। 49 में ये बना था, क्यों बना था वो हम लोगों ने देख लिया। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम वाले एरिया में है। तो कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स थी इसमें। अब आप नॉर्मली उन कंट्रीज को ध्यान रखना कि जिनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म जैसी ही है। फॉर एग्जाम्पल आपका यूके वाला एरिया, यूके शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुई थी, जो कि कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं ना कि पैसा है अगर तो इंडस्ट्री लगा लो, टेक्सटाइल बनाना टेक्सटाइल बना लो, कोई और बनाना चीज कोई और बना लो, है ना, तो कर लो आप जो मर्जी आपने करना है। तो यूके भी उसका एक पार्ट था। ये नॉर्वे, पोर्चुगल, नीदरलैंड्स, सारे के सारे यूके से लगते हुए कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज, इन सब ने मिलकर इसके ऊपर साइन किया था एंड दे बिकम द 12 फाउंडिंग मेंबर्स। क्योंकि मैक्सिमम जो खतरा था वो उनको यूएसएसआर से ही था कि अगर एक जगह पर अटैक हुआ तो धीरे धीरे करके सारे नेशंस जो है वो तबाह हो सकते हैं, बिकॉज यूएसएसआर आल्सो इज अ वेरी पावरफुल कंट्री। तो डिफेंस शुड बी कलेक्टिव नॉट इंडिविजुअली। तो उसके रिगार्डिंग चीजें पता हो हमें, और धीरे धीरे करके इसमें 19 कंट्रीज और ऐड हो गई हैं इन विच फिनलैंड इज लेटेस्ट। तो ये सारी एस्टोनिया, लाटविया, रोमेनिया, लिथुआनिया, अल्बेनिया, क्रोएशिया, ये सब इसका पार्ट है। नॉर्मली क्या है ना कि ये सारी जो चीजें हैं, ये बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, ये बहुत ज्यादा यूएसएसआर के करीब हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर जो कंट्री जिस कंट्री के पास होती है देयर इज मोर इन्फ्लुएंस। यूएसए तो बहुत दूर है इनसे, यूरोप का ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यूएसएसआर इनको अपने अंदर ना मिला ले। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है इनको नेटो में ऐड किया गया था कि 1991 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। 45 से लेकर 91 तक पूरा एरा चला यूएसएसआर का, बट 91 में बहुत सारे स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था यूएसएसआर से, जिसमें रशिया जो सबसे लेटेस्ट, सबसे लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था, वो अलग कंट्री बन गया। बाकी और सभी एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सभी अलग कंट्री बन गए। तो तब जाकर यूएसए को अपने अंदर मिलाया कि अगर फ्यूचर में रशिया चाहता है कि आपको अंदर वो अपने मिला ले, तो वैसा ना कर पाए, बिकॉज इट विल बी मतलब कलेक्टिव डिफेंस, उसको थोड़ा सा काउंटर करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं इसके रिगार्डिंग पता हो कि नेटो क्या है, क्यों बनी थी, कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप वाली भी हैं, वेस्टर्न यूरोप वाली भी हैं, क्यों है, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये पता हो। अब अगर मान लो कि यूएसए ने ये सब ऐसा किया कि एक ऐसी चीज बना जिसमें कलेक्टिव डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या जो अदर ब्लॉक है यूएसएसआर वो ऐसा नहीं करेगा? उसने भी ऐसा ही किया। उसने नेटो को टक्कर देने के लिए एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ये भी कलेक्टिव डिफेंस में बिलीव रखने वाली आइडियोलॉजी थी कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो वो सब पर अटैक माना जाएगा और सब इकट्ठे मिलकर उसका जवाब देंगे। तो नेटो वाज द इनिशिएटिव ऑफ यूएसए एंड वॉर्सो पैक्ट, वॉर्सो ये जगह का नाम, पोलैंड की राजधानी है वॉर्सो, वहां पर ये अल्टीमेट ट्रीटी साइन की गई थी कि हम भी नेटो का जैसा ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इकट्ठे ही हम सारे लड़ेंगे फिर उनसे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम कोप इंडिया एक्सरसाइज। इंडिया की एक्सरसाइज है किसके साथ है? विद यूएसए। कोप इंडिया यूएसए और इंडिया की जो एयरफोर्स है उसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज है। ये बायलेटरल है और कोई कंट्रीज में शामिल नहीं है। अभी ये होगी आपकी 10 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक, जहां पर वेस्ट बंगाल में ये होगी। एंड जापान विल बी एज दी ऑब्जर्वर कंट्री, कि पार्टिसिपेटिंग नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर के नेशन के तौर पर हमने इसको बुलाया हुआ है। नॉर्मली अगर हम कहें कि इंडिया, जापान, यूएसए, ये तीनों कंट्रीज जो हैं ये मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेती आई हैं, जिसमें हम लोगों ने रिसेंटली ही, मतलब पहले जैसे मालाबार था इंडिया और यूएसए की थी, फिर इसमें जापान भी आ गया, फिर इसमें आपका जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी हम ऐड करने की बात करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे चलता रहता है। आपका ये ऑस्ट्रेलिया भी अगर इसमें आ जाता तो क्वाड बन जाता है ये, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी अगर है तो ऑस्ट्रेलिया को बुला लेते हैं कई बार हम लोग कि मालाबार से चल रही है, आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे बायलेटरल से बन गई है ट्राइलेटरल एंड नाउ इट हैज बिकम क्वाड्रिलेटरल। अब अगर हम कोप इंडिया की बात करेंगे तो बायलेटरल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की ही है। एयर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कभी अगर अटैक हो जाता है तो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे,
कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उन सब के बारे में चीजें बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे। अ काइंड ऑफ ड्रिल है ये कि एक्चुअल जब सिचुएशन आए तो हम लोग ऐसे हड़बड़ाए नहीं, हम तैयार रहें कि हाँ हमने ऐसे प्रैक्टिस पहले की हुई है तो हम संभाल लेंगे चीजों को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, धर्मा गार्जन है, जो आपका धर्म गार्जन है विद जापान, इंडिया एंड जापान। जहां पर भी गार्जन शब्द दिख जाए जापान आंसर लगा देना इंडिया के साथ, चाहे वो धर्म गार्जन है, चाहे वो आपका वीर गार्जन है। शिन्यू मैत्री भी इंडिया जापान वाली ही है। तो जो भी नेशन आप याद करो उसकी साइज के नाम आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये वाली इसके साथ है। अभी न्यूज में थी कोप इंडिया और यूएसए एयरफोर्स। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। अभी रिसेंटली कमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो ट्रेड पॉलिसी रिलीज की गई है। अब ट्रेड पॉलिसी देखो हम रिलीज करते क्यों है? अगर हमें पता होता है कि अगले 5 सालों में हम ये अचीव करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करें, ये शुड बी स्टेप। तो देयर इज अ बेटर प्लानिंग कि अगर हम ये स्टेप फॉलो कर लेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी के अंदर टारगेट्स होते हैं कि अगर ये टारगेट अचीव हो गया तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, ये अचीव हो सेकंड स्टेप क्लियर। तो पहले से ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स अपने को पता हो, ताकि मतलब दिमाग में ये हो कि हाँ करना ये चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। ये ना हो कि बस करना है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसी पॉलिसीज नहीं बनती, ऐसे देश नहीं चलते। देश अगर चलाने हैं तो पॉलिसी शुड बी देयर। और फॉरेन ट्रेड की अगर आप बात करोगे तो उसमें जिस कंट्री के एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं वो कंट्री हमेशा ठीक रह जाती है। जो कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा होते हैं वो फिर हमेशा डिपेंडेंट ही रह जाती है कि हाँ अगर कोई हेल्प कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर भी कोई बात नहीं। तो ऐसा सब नहीं हमें करना, हमें पॉलिसी प्रॉपर तैयार करनी है जिसमें हमें पता हो कि 2 साल में हम ये करेंगे, 6 साल में हम ये करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ट्रेड जो है वो मैक्सिमम लोग प्रमोट कर सकें, कंपनीज इंडिया में आए, मैन्युफैक्चरिंग हो, एक्सपोर्ट भी हम लोग करें, इंडिया के खुद के लोग इंडस्ट्रीज बनाए, चीजों को बनाकर एक्सपोर्ट करें हम लोग। फॉरेक्स भी आएगा, डॉलर्स भी आएंगे। और डॉलर्स की हमें जरूरत है क्यों है? हम लोग वाई वी कैन नॉट मेक रुपी एज अ बेटर करेंसी कि हर जगह चले। तो इंडियन रुपी की भी जो वैल्यू है वो हम लोगों को इंप्रूव करनी है। दैट इज अगेन द टारगेट ऑफ वन ऑफ द टारगेट ऑफ दिस पॉलिसी। तो पता होता है कि हाँ ये करना चाहते हैं। जैसे इसमें सीरेंट फीचर्स हैं आपके कि हम चाहते हैं कि 2030 तक हम लोग कम से कम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। हम और क्या चाहते हैं? हम लोग इंडिया को एज अ ट्रेड हब बनाना चाहते हैं। हम पूरे रुपी को ग्लोबल करेंसी के तौर पे देखना चाहते हैं कि लोग डॉलर्स नहीं इकट्ठे कर रहे हैं, लोग रुपी इकट्ठे कर रहे हैं। हम ही चाहते हैं, हम ये अचीव करेंगे। कैसे करेंगे वो पॉलिसी में आगे टारगेट्स में लिखा होगा। साथ में आप कह लो कि डिजिटाइजेशन की हम बात करेंगे कि अगर आपके देश में किसी ने कंपनी लगानी है तो उसको बहुत चक्कर ना लगाने पड़े कि अभी लैंड का अप्रूवल मिला है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का अप्रूवल मिला है, फिर टैक्स भरना है, बहुत सारे अप्रूवल्स हैं। नहीं चाहिए। आप लोग आओ, फॉर्म भरो ऑनलाइन ही, आप हमें रिक्वेस्ट भेज दो, हम आप यहीं से ही आपका जो अप्रूवल है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत अगर आती तो बात अलग है, तो मतलब वो तो ऑब्वियसली रीजंस हैं कि हम उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर सब चीजें ठीक है तो फिर क्यों डिले करना है? तो डिजिटाइजेशन पर हम ध्यान रखें। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को हम थोड़ा सा और रिस्ट्रक्चर करें, उसको थोड़ा सा और पावर दें, उनको थोड़े से और बढ़िया मैन पावर प्रोवाइड करें कि जो इन्वेस्टिगेशन कर सके, ठीक ठाक चीजों को फैसिलिटेट करें। ना कि मतलब रेगुलेशन के तौर पे नहीं, फैसिलिटेट करने के तौर पे कि हम हेल्प कर रहे हैं आपकी, ऐसे कोई एहसान नहीं कर रहे आप रेगुलेशन करके हम लोग। तो फैसिलिटेशन की तरफ हम लोग जाएं। जो आपका थ्रेशोल्ड है कि जितने भी आपके जैसे स्टार ट्रेड हाउसेस होते हैं उनमें हम कोशिश करें कि हम उनको कम से कम मतलब लिमिट में ही उनको स्टार रेटिंग जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो वो सब जो चीजें हैं ये आपका टारगेट है सारा का सारा, जिसको हम अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने ये ट्रेड इन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस नाम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ऐड किया है, जिसमें फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, इनको भी हम लोगों ने एज ट्रेड टाउन्स इन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। पहले से 39 टाउन्स हैं हमारे पास, इनको भी और हम लोगों ने ऐड कर दिया कि लोग यहाँ पर ट्रेड तो करें ना, यहाँ पर जैसे बने तो सही, एक्सपोर्ट तो तब होंगे जब बनेंगे। तो बनने के लिए आपको ये टाउन्स बनाने पड़ेंगे कि ये पर्टिकुलर टाउन्स हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगती है एक्सपोर्ट करने के लिए। जो सारे फिर आप कह लो कि फैसिलिटीज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, वो सब चीजें काफी ज्यादा आपको फिर सरकार प्रोवाइड करेगी।
तो टाउन्स आप लोग बना रहे हैं, आप जितने भी एक्सपोर्ट फॉर्म्स हैं उनको और ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए मौका दे रहे हैं कि पहले से जो फर्म काम कर रही है वो बढ़िया तरीके से काम करे, अपना उसको और हम ज्यादा इंप्रूव करें, जो हम नहीं बना रहे हैं उसको हम और ज्यादा फैसिलिटेट करें उस लेवल तक आने के लिए। तो ये सब चीजें हम करें सारी की सारी। और दूसरा इसमें कि आप कह लो कि ट्रेड हम बढ़ाएं। ट्रेड का टारगेट होता है कि हमें $2 ट्रिलियन करना है ना। तो हम कैसे करेंगे फिर वो, तो कैसे करने के जो पूरे ये स्टेप्स हैं ये अपने को देखने हैं कि हम लोग ई कॉमर्स को प्रमोट करेंगे, है ना, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सारे की सारी जो चीजें हैं आप ऑनलाइन भी मिल जाए, आप अपनी चीजें बनाएं, ऑनलाइन ही ट्रेड कर दें, लोग खरीद लें, हम उनको फिर कुरियर करा के आगे भेज दें। तो कुरियर करने के लिए भी जो सारी चीजें हैं कि 5 लाख 10 लाख लिमिट कर दी गई है कि 10 लाख तक का जो अमाउंट है वो आप इजीली कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा आप कह लो कि इस पे रेगुलेशन नहीं होगा। तो ये जो लिमिट है 5 लाख 10 लाख वाली, ये हम चेंज भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। दैट विल डिपेंड कि कैसा रिस्पॉन्स आता है कि 5 लाख ही करनी थी कि 10 लाख करनी है कि 15 लाख कर देनी है, ताकि कुरियर जो है वो सारे हमारे ठीक ठाक समय पर आराम से चले जाए। तो वो सभी आप कह लो कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिसमें हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट करेंगे, हम करेंसी ट्रेड एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो ये सारे टारगेट्स हैं हमारे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि ये ऊपर से एक रिव्यू है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ गंगा। इंडिया में बहुत सारी ना ऐसे ब्रीड मिलती हैं गाय की, भैंस की। तो मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए अब अगर देखो ये जो देसी ब्रीड हमारे गिर है, ये हम लोगों ने इसका जो क्लोन है वो बनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम है गंगा। जैसे आप कहो कि जो ये वाली ब्रीड है ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, तो हम क्यों ना इसकी जो क्लोनिंग है वो शुरू कर दें। हम अब क्लोनिंग करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक बार किया किसने है, NDRI ने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है। तो उनके द्वारा प्रोजेक्ट लगाया गया है सारा का सारा। और ये जो गिर कैटल है ये तो बहुत ही वैसे फेमस है, तो इसको हम लोग तक एक्सपोर्ट भी करते हैं ब्राजील वाले एरियाज तक भी। तो क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है इस कैटल में। अगर हम क्लोनिंग की बात करते हैं, देखो क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग है कि ये आपका जो है बुल, उसका हम लोगों ने स्पर्म जो है वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया है विद स्पर्म। इससे जो अल्टीमेटली ये जाइगोट बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग ऑफ फीमेल, ये जो पूरी एक सेल बनी है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट ही पहली सेल होती है जिससे अल्टीमेटली पूरा जो ह्यूमन है वो बनता है। सारी जो सेल्स हैं वो अलग अलग फिर डिफरेंशिएट होती है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल। इस सेल में से हर तरीके की सेल बन सकती है, किडनी सेल, हार्ट सेल, स्किन सेल, ये सब बन जाते हैं इसमें। तो ये जो जाइगोट है इसको हम लोगों ने बनाया, इसको हम लोगों ने क्या किया कि इसको इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियोज इन काउ, और फिर उसको हम लोगों ने रिमूव कर लिया यूट्रस से। ये जाइगोट तो कहाँ बनेगा, इस फीमेल के एम्ब्रियो में बनेगा, है ना, यूट्रस में बनेगा। तो उस यूट्रस से हम लोगों ने ये जाइगोट निकाल लिया बाहर। इसको फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि एक ही उससे हम लोगों ने कई सारे बना लिए, और अल्टीमेटली इन 6 के 6 को हम लोगों ने जो और 6 काऊ है या 6 जो भैंस है जो भी हैं उनके एम्ब्रियोज में ट्रांसप्लांट करवा दिया। तो सेम ही चीज जो है ये वाली और ये वाली वही उनकी बॉडीज में गई है। तो अल्टीमेटली कैटल बनेगी वो भी कैसी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। तो हम लोगों ने एक तरीके से क्या किया है कि जो बेटर क्वालिटी का स्पर्म है, बेटर क्वालिटी का जो एग है, उससे जाइगोट बनाया, जाइगोट को कई में डिवाइड किया, उन कईयों को कई फीमेल काफ में, फीमेल कैटल में उनको हमने प्लांट करवाया, और अल्टीमेटली जब उन्होंने बर्थ दिया तो अल्टीमेटली सारे के सारी सेम स्पीशीज आई गिर कैटल की। तो ये काइंड ऑफ क्लोनिंग की हम बात करते हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये तो नेचुरल है ना। तो आर्टिफिशियल होता है जिसमें हम लोगों ने पूरा लैब में सब कुछ बनाया है। हम लोगों ने एम्ब्रियोज वगैरह को मतलब यूट्रस वगैरह में चीजें नहीं रखी है, वो हमने लैब में ही तैयार किया है। अगर तो वो सब चीजें नहीं, ये जो है ये आपका पहला जो है ये गंगा क्लोन्ड फीमेल काफ है गिर कैटल का, ये हम लोगों ने इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हम बनाते रहते हैं अगर हमें पर्टिकुलरली किसी टाइप ऑफ कैटल को अगर आगे और ज्यादा प्रमोट करना है। चलिए
नेक्स्ट बात हम करेंगे स्काई कैनवास आर्टिफिशियल मीटियोर शावर। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जैसे तारे नहीं टूटते ऐसे ऐसे करके, इसको मीटियोर शावर बोलता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो रॉक स्पेसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके उस फ्रिक्शन की वजह से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस के प्रेजेंट होने की वजह से उनमें आग लग गई, और वो आग लगते 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 आपको वो धरती तक गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उसे मीटियोर शावर कहते हैं। स्काई कैनवास की एक जापानीज कंपनी है एल, वो ये चाहते हैं कि हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक बार आर्टिफिशियल मीटियोर शावर तो देखे। आर्टिफिशियली मतलब देखनी चाहिए, नॉर्मली नेचुरली ही, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम उसका इंतजाम निकाल रहे हैं और आर्टिफिशियल मीटियोर शावर हम करवाएंगे। अभी करेंगे कैसे कि जैसे नॉर्मली नेचुरली तो जो स्पेस में रॉक्स प्रेजेंट हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं ग्रेविटी के इम्पैक्ट में आकर और वो जलती हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि कोई रॉक है वो धरती के एटमॉस्फेयर में आ ही नहीं रही, तो ऐसे ही रॉक अगर हम बनाकर स्पेस में छोड़ दें और स्पेस से हम उनको अर्थ पर ऐसे फेंकवा दें, तो क्या होगा, एक तरीके से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी, वो जलेंगी और आपको नजर आ जाएगा फिर आपका वो मीटियोर शावर। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका आर्टिफिशियल मीटियोर शावर का, जो कि जापानीज कंपनी एल बना रही है। शूटिंग स्टार भी कहते हैं ना कि टूटता हुआ तारा की कुछ मांग ले अगर दिख जाता है तो वो सारी फिल्मी बातें हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये मीटियोर शावर होता है जिसमें प्रॉपर एक रॉक है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जल जाती है। ठीक है, तो ये कंपनी है, ये कैसे क्या करेंगे कि हम लोग पूरा का पूरा एक सारी जितनी भी रॉक्स छोटी छोटी उनको हम लोग ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, जो गन्स हैं उनसे हम लोग ये सारी चीजें मतलब एंटर करवाएंगे एटमॉस्फेयर में एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर। तो उससे पता लगेगा हमें कि कैसे क्या क्यों चीजें जल रही हैं, कितना अर्थ का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है उस जगह पर, कौन सी जो रॉक है वो जल्दी जलती है, कौन सा मटेरियल का रॉक जल्दी जलती है। तो वो सब चीजें भी हम लोग आइडिया लगा पाएंगे आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। आपको पता हो कि किस कंट्री का पूरा का पूरा आप कह लो कि इनिशिएटिव है और क्या इसकी बेसिकली स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट, यूके साइंड CPTPP। अब ये है क्या, ये है आपका कॉम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक क्या है, पैसिफिक के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं आपस में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करें। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है कि यूएसए ने कोई चीज यहाँ पर मतलब कनाडा ने कोई चीज भेजी जापान को, तो उसके यहाँ पर तो 100 कीमत थी, लेकिन जापान में एंट्री करने के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़े, तो जापान में 10 रुपए की बिकेगी है, क्योंकि ये टैक्स लग गया ना ये। तो इस टैक्स को ना लगाएं, तभी तो कनाडा की कंपनीज जापान में अपनी चीजें बेच पाएं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ रहा। टैक्स अगर देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ज्यादा अगर महंगी होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ ट्रेड करने का। तो कोई भी कंट्री का माल किसी और कंट्री में चला जाए उसके लिए आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स आपने नहीं लेना है। तो पैसिफिक कंट्रीज के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें ये ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए CPTPP जो है साइन किया गया था। पहले टोटल इसमें आप कहो कि 12 कंट्रीज थी, 2005 में इसको ऐड किया गया था, 2005 में इसको साइन किया गया था, लेकिन 2000 की अभी रिसेंटली ही यूएसए ने इसमें से अपने आप को बाहर निकाल लिया है, तो टोटल अब इसमें 11 कंट्रीज रह गई थी। तो यूएसए इज नॉट दी पार्ट ऑफ TPP नाउ। तो TPP था पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसके निकलने के बाद इसका नाम पड़ गया है CPTPP। टोटल 11 रह गए थे, उसमें यूके भी अगर ऐड हो जाता है तो टोटल फिर से आपके 12 हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो 12 कंट्रीज हैं वो हैं कौन कौन से। पैसिफिक के अराउंड हैं, ट्रेड इंप्रूव करना है, यहाँ चिले कंट्री मिलेगा, यहाँ पेरू मिलेगा, ये मैक्सिको वाला एरिया, यूएसए तो बाहर ही निकल गया, न्यूज में भी काफी रहा था, तो कनाडा एक तो ये वाला एरिया, ये हो गया आपके 1 2 3 4 कंट्रीज। यहाँ एशिया वाली साइड में आपको जापान नजर आएगा, जापान है, वियतनाम है, चाइना नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। जापान, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड लास्ट में आपका यूके भी ऐड हो गया। भले ही यूके पैसिफिक को टच नहीं करता, बट डेवलप्ड कंट्री तो है ना,
इनके साथ अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो मार्केट एक्सेसिबिलिटी तो मिल जाएगी यूके को पूरे और प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसीलिए 4 यहाँ पर है, 5th जापान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 6th 7th 8 9 10 11 आपका और 12th आपका यूके है। 2018 में साइन किया गया था सेंटियागो चिले में कि ठीक है कि यूएस अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, हम चलाएंगे इसको, हम मार्केट एक्सेसिबिलिटी अपने एरियाज में प्रमोट करेंगे। तो वो सब जो चीजें थी इसमें ऐड की गई और अब यूके हैज बिकम रिसेंट कंट्री टू ज्वाइन दिस सीपीटीपीपी। ठीक है, तो और इसके साथ हमारा खत्म होता है ये वाला वीक जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स न्यूज में रहे थे इंपॉर्टेंट वाले वो हम लोगों ने कवर किए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे बताइए, जो भी चीजें रहेंगी उनको हम रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।